नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले बैठकों का दौर शुरू। चुनाव बाद रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक। एनडीए घटक दलों के नेताओं के साथ डिनर पर मुलाकात। दिल्ली में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों की बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता मीटिंग में नहीं हुए शामिल। बैठक के बाद ईवीएम और वीवीपैट मुद्दे पर चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। ईवीएम की सुरक्षा पर विपक्ष के आरोप को आयोग ने किया खारिज। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर आई सामने। कांग्रेस नेता रोशन बेग ने पार्टी नेतृत्व और नेताओं की क्षमता पर उठाए सवाल। पार्टी में अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। कांग्रेस ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों का हमला। एनपीपी विधायक तिरोंग अबो समेत 11 लोगों की मौत। तिरप जिले के बोगापानी गांव में हुई वारदात। एनएससीएन पर हमले का शक। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हमला करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा सख्त एक्शन। और 12वें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लिए टीम इंडिया कल होगी इंग्लैंड रवाना। कप्तान विराट कोहली ने बताया, अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप। कोच रवि शास्त्री ने कहा, पूरी क्षमता से खेले तो आ सकता है वर्ल्ड कप। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए के घटक दलों की दिल्ली में मुलाकात हो रही है। रात्रि भोज पर होने वाली इस बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान समेत एनडीए में शामिल दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रात्रि भोज के लिए आज एनडीए के सभी नेता पहुंच रहे हैं। और तस्वीरों में आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नतीजों के पहले जो रणनीति होनी चाहिए एनडीए की, उसे लेकर ये बेहद ही अहम घटना है। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। रात्रि भोज में जो बातचीत होगी उसमें पीएम भी होंगे। और एक एक करके सभी बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि रात्रि भोज पर खास बातचीत होगी रणनीति को लेकर। और नतीजों के बाद एनडीए की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके लिए सभी घटक दल के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। पूरा देश जो है एनडीए को जो है बहुमत दे रहा है और दिया है। 300 से ज्यादा बीजेपी और एनडीए मिला के 350 के पार। और मोदी जी प्रधानमंत्री तो
तो नतीजों से पहले इस बैठक के लिए रात्रि भोज में पहुंचे सभी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है और इससे पहले आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काम पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री की अपने मंत्रियों के साथ ये पहली मुलाकात है। बैठक में सहयोगी मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सरकार में काम करने का मौका देने के लिए आभार जताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंत्रिमंडल के साथियों का उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। श्री अमित शाह जी ने अपने विचार सर्वप्रथम रखे। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां, चुनाव अभियान और सबका योगदान, उसके लिए सबके प्रति आभार प्रकट किया। श्री राजनाथ सिंह जी, श्री नितिन गडकरी जी, श्री पासवान जी, श्रीमती कौर, श्री आठवले जी, श्री अनुप्रिया पटेल जी, इन सब माननीय मंत्रीगणों ने भी अपने विचार रखे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हुआ और उन्होंने अपनी बात मैं सभी के प्रति सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और उन्होंने कहा पूरी एनडीए गवर्नमेंट ने बहुत ही परिश्रम करके सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में टीम के रूप में काम किया और उसका परिणाम हम सबके सामने परिलक्षित हो रहा है। तो एक तरफ जहां बीजेपी कार्यालय में आज प्रधानमंत्री ने अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक ली, तो वहीं रात्रि भोज में भी आगे की रणनीति को लेकर घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत है। इन दोनों ही मसलों पर बातचीत के लिए आइए हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पहले जानना चाहेंगे कि घटक दलों के साथ जो आज बातचीत को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि आगे का क्या प्लान होगा, तमाम रणनीति पर चर्चा आज हो जाएगी, कितना अहम है ये सब? बिल्कुल बहुत ही अहम है अभिलाषा, इसलिए कि अभी मैं जहां खड़ा हूं बीजेपी का मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकले हैं। हालांकि इसके आधे घंटे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां से निकल चुके हैं अशोका होटल के लिए और वहां पे जो एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें कि आप समझ सकती हैं प्रकाश सिंह बादल उसके सबसे वयोवृद्ध नेता हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार हैं, जो नीतीश कुमार भी दिल्ली से पटना से दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस तरह से और जो भी है घटक दल, उन घटक दलों के नेता उसमें रहेंगे, मंत्री नहीं रहेंगे, उसमें नेता रहने की बात है। इसके पहले अभी जो बैठक हुई जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में घटक दलों के जो मंत्री थे वो भी थे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ही दरअसल ये बैठक बुलाई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए कि आपके कार्यों की बदौलत हमें चुनाव में एक प्रचार में काफ़ी सफलता मिली, आपके कार्यों को हम जनता के बीच में ले गए और उसके आधार पर हमने वोट डाले और उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस तरह का काम आपने किया है उसी तरह से हमें उपलब्धि भी हासिल होगी और आगे जो 23 मई को चुनाव परिणाम आने वाला है उस परिणाम में हम अभूतपूर्व सफलता हासिल करेंगे। तो इस तरह से अमित शाह ने लोगों को धन्यवाद दिया, बधाई भी दिया और अभी जो आगे बैठक होगी 8 बजे से बैठक होनी थी लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर होगी, 8:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी और उस बैठक में दरअसल डिनर पर बैठक है तो एक लंबी रणनीति बनाने की बात है। वहाँ भी एक दूसरे के अनुभव शेयर किए जाएंगे निश्चित तौर पे कि किस तरह से चुनाव में कैसे कैसे मुद्दे उछाले गए विपक्ष की तरफ से जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ और उनका कैसे जवाब दिया जाएगा और खास करके 23 के बाद मई के बाद जो चुनाव के नतीजे आएंगे और जो एग्जिट पोल से दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी और एनडीए को उसमें स्पष्ट बहुत मत मिलने वाली है, तो वैसी स्थिति में विपक्ष की क्या रणनीति होगी और सत्ता पक्ष किस तरीके से अपने खेमे को मजबूती से बनाए रखेगा, न सिर्फ मजबूती से बनाए रखेगा बल्कि इसमें अन्य घटक दलों को शामिल करने की भी कोशिश की जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे जेडीयू अभी एनडीए में शामिल तो है लेकिन एनडीए में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, तो कोशिश यह है बीजेपी की कि एनडीए जेडीयू के मंत्री को भी अगले मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए अगर सरकार बनती है। उसी तरह से बीजेडी का क्या रुख होगा, बीजेडी और नीतीश कुमार के
संबंध काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। जो नवीन पटनायक हैं उनके साथ, तो हो सकता है नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए को आप नवीन पटनायक से बात करें ताकि वो एनडीए को समर्थन करें। तो इस तरीके से जो एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर रणनीति अब बनाए जाने की जरूरत एनडीए को महसूस हो रही है। बिल्कुल, और दोनों ही फ्रंट पर वो देखने को मिली अखिलेश, जैसा कि आपने बताया, चाहे वो अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हो या फिर घटक दल के साथ, सभी को कॉन्फिडेंस में लेने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, और हम लौटेंगे भी आपके पास अपडेट के लिए। 23 मई को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई है। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीडीपी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीएस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और डीएमके आदि पार्टियों के नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी सहित कई बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। बैठक में कांग्रेस के अशोक गहलोत, गुलाम नबी आज़ाद, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, बसपा के सतीश मिश्रा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, सपा के रामगोपाल यादव, सीपीएम के सीताराम येचुरी, ये तमाम नेता शामिल हुए। वोटिंग के बाद से ही विपक्षी नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात जारी है। बैठक के बाद 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और 23 मई को होने वाली मतगणना में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरों को लेकर आयोग को अपनी चिंता भी जाहिर की। विपक्षी दलों ने स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की है। इस मुलाकात के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनके ओर से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की बात कही है। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि एक तो पहले गिननी चाहिए वीवीपैट और उसके बाद दूसरे गिनने चाहिए। दूसरा, अगर उन पांच पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ पाया गया, डिस्क्रिपेंसी पाई गई, तो पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आया कि वहाँ के ऑफिशियल्स, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल डाउनवर्ड्स, उन्होंने एक पीसी करके ये कहा कि एआरओ टेबल्स में इलेक्शन एजेंट नहीं बैठा ले जाएंगे, और खाली इस तरह का उन्होंने आज के रोज ये बात कही। तो इसको हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया। उन्होंने कहा इस तरह का हमने कोई आदेश नहीं दिया है और हम इसको अभी क्लैरिफाई करेंगे हम लोगों के जाने के बाद कि हर एआरओ टेबल पे हर पार्टी एजेंट को बैठाने की इजाजत मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं, मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फातेह, ये समझना चाहेंगे आपसे कि काफी ज्यादा सरगर्मी देखने को मिली, विपक्षी दलों के सभी नेता पहुंचे शिकायत करने के लिए, उससे पहले मीटिंग भी हुई है, क्या कुछ जानकारियां छनकर बाहर आ रही हैं? अभिलाषा, देखिए, 22 विपक्षी दलों के नेताओं ने आज करीब 3 बजे चुनाव आयोग से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी और डीएमके समेत तमाम जो बड़े विपक्षी दल के नेता हैं, उन लोगों ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके करीब 1 घंटे चर्चा की। जो तमाम मुद्दों पे बात हुई, जो ईवीएम की अटकलबाजी है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि जो आशंकाओं का दौर चल रहा है, खासकर जबकि परसों चुनाव नतीजे आने हैं, इसको लेकर के उन्होंने 3 अहम मुद्दों को उठाया। अभिलाषा, जो पहला मुद्दा था उसमें विपक्ष की मांग ये थी कि वीवीपैट की गिनती पहले होनी चाहिए, तकरीबन 50% वीवीपैट, उसके बाद में ईवीएम पर हम आएंगे। लेकिन अगर शुरुआती दौर में कहीं कुछ हमें आशंका आपको लगती है तो आप उस पर्टिकुलर असेंबली सेगमेंट में दोबारा मतगणना कराएंगे। उसके अलावा ईवीएम मशीन जो स्ट्रांग रूम में रखी गई है, उसको लेकर भी विपक्षी दल के नेताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं कि उसकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरा आश्वासन दिया है कि उसमें किसी भी तरह का किसी भी सुरक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है, ईवीएम सुरक्षित है। तो दूसरा मुद्दा ये उठाया अभिलाषा। और जो तीसरा मुद्दा, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जो खबर आई, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया कि जो स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, उनको जिलाधिकारी ने बोला है कि कोई भी आपका इलेक्शन एजेंट चुनावी मतगणना के टाइम पे उपस्थित नहीं रहेगा। तो इस बात का भी जिक्र चुनाव आयोग के सामने विपक्षी दल के नेताओं ने किया है। हालांकि खास बात यह है कि ईवीएम से
जुड़ी जो एक याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। तो बिल्कुल, यानी अपनी ओर से पूरी कोशिश है सभी विपक्षी दलों की कि चुनाव आयोग के सामने जो उन्होंने बातें रखी हैं, हालांकि उन्हें आश्वासन मिल गया है कि उन सभी बातों को उस पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें इस पर जानकारी देने के लिए। तो ईवीएम की सुरक्षा और ईवीएम के बदलने के विपक्षी दलों के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने बयान जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों में स्ट्रांग रूम के आसपास संदेहजनक ईवीएम पाए जाने की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। आयोग ने अपने बयान में आरोपों को बेबुनियाद बताया और चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि इन सभी मामलों में ईवीएम और वीवीपैट राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के सामने ही सील की गई थी। इनकी वीडियोग्राफी भी की गई है। स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम की निगरानी की इजाजत दी गई है और उनके प्रतिनिधि 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मीडिया में ईवीएम के बदले जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया है और आयोग ने यह बताया है कि मतदान के लिए रखी गई अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की गई ईवीएम को मतदान पूरा होने के बाद जमा कराया जा रहा था, जिसे लेकर अफवाह फैलाई गई और राजनीतिक दलों की ओर से हंगामा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को होने वाली मतगणना के दौरान ईवीएम के साथ वीवीपैट को 100% मिलाए जाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि ऐसी याचिकाओं को बार बार समय नहीं दे सकते। दरअसल वीवीपैट के 100% काउंटिंग की मांग को लेकर कुछ टेक्नोक्रेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहीं 23 मई को होने वाली मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से खास तौर पर हमारे सभी सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। नवविक्रम है हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से और अनु दीवान हमारे साथ पश्चिम बंगाल से हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। पहले अनु, आपके पास आना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए कि मतगणना बिल्कुल सही तरीके से हो सके, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की ओर से? बिल्कुल अभिलाषा, क्योंकि यहाँ पे आज देखा गया कि दिन भर जो अन्य राजनीतिक दल थे वो ईवीएम को लेकर काफी अफवाहें उड़ाई गई, तो हर जगह कहीं ना कहीं हर राज्य में हड़कंप मच गया था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, इस समय मैं असम में हूँ, यहाँ पे जितने भी काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, उसके बाहर जो है अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की गई है और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर्स रखने की भी, हर राजनीतिक पार्टी को ऑब्जर्वर्स रखने की भी एक जिम्मेदारी दी थी। तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर उनको लगता है कि उनको निगरानी करनी है तो उसके लिए उन्होंने अपने अपने लोगों को वहां पे बिठाया हुआ है। तो ये माहौल आज हमने यहाँ पर भी देखा है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वहां पे आते जाते निगरानी कर रहे हैं और कुछ स्ट्रांग रूम के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं कि जिससे ईवीएम के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। अर्धसैनिक बल जो है वो तैनात किए गए। तो यानी ये कि पूरी सुरक्षा चाक चौबंद के अंदर इस ईवीएम मशीन्स को सील किया गया है और अब ये 23 तारीख को खुलेंगे और इसी के साथ खुलेगी उन नेताओं की किस्मत जो कि जनता ने इन ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। जी बिल्कुल अनु, और नवविक्रम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। नवविक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि किस पैमाने पर तैयारियां की गई हैं 23 मई को लेकर, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है मतगणना के मद्देनजर? अभिलाषा, चुनाव आयोग ने मतदान के तुरंत बाद ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी ईवीएम को लेकर और ख़ास तौर पर जो ईवीएम को लेकर शिकायतें आ रही थी उसके बाद। देखिए, ईवीएम में 3 भाग में ईवीएम होती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो कंट्रोल यूनिट जब मतदान ख़त्म हो जाता है तो उसे क्लोज करने के बाद वो फिर काम नहीं करती है। ऐसे में और जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि होते हैं यानी जो एजेंट होते हैं उनके सामने उसे क्लोज किया जाता है, फिर सघन सुरक्षा के साथ उसे जो स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है। स्ट्रांग रूम में भी चुनाव आयोग ने काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जैसे अर्धसैनिक बलों के जरिए वहां सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, साथ ही राज्य की पुलिस है। ऐसे में ईवीएम के टेम्पर होने की संभावना ना के बराबर है, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है।
तो सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम हैं ईवीएम को लेकर। साथ ही जो चुनाव आयोग की तरफ से कोशिशें की गई हैं कि जो भी राजनीतिक दल हैं जिन्हें शक है किसी भी तरीके का, उनके शक को दूर किया जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के सामने स्पष्टीकरण भी दिया। जी अभिलाषा। चलिए नवविक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुवाहाटी आसाम से हमें जानकारी देने के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं वहां मतगणना के मद्देनजर। कर्नाटक में कांग्रेस की अंदरूनी कलह फिर सामने आ गई है और कांग्रेस नेता रोशन बेग ने कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व और नेताओं की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। रोशन बेग ने पार्टी अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाया है और इस बीच कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस और जेडीएस के बीच की तकरार का नतीजा बताया है। I feel sorry for him. I feel sorry for my leader, Shri Rahul Gandhi ji. Buffoons like Venugopal and the arrogant attitude of Mr. Siddaramaiah and the flop show president Mr. Dinesh Gundarao. The result is this. See, I think it is unbecoming of a politician to use such words. I think it's a sad reflection on him. It's a very sad reflection on the person, for a person like him to use these kind of words. Minority leader Mr. Roshan Beg has come out openly against the state Congress leadership, and he has also raised issue of neglecting minority leaders in the Congress party. This clearly exposes the true intent and the true face of Congress party towards the minorities and towards the original congressmen who are airing their opinion publicly now. उधर अरुणाचल प्रदेश में एनएनपी के विधायक तिरोंग अबोह और 11 लोगों की मौत की खबर है। तिरोंग अबोह खोंसा पश्चिमी सीट से मौजूदा विधायक थे। घटना अरुणाचल प्रदेश में तिरप जिले के बोगापानी गांव में उस वक्त हुई जब तिरोंग असम से खोंसा की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के उग्रवादी संगठन का हाथ हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसकी निंदा की है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस घटना पर शोक जताया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं अरुणाचल के एमएलए तिरोंग अबोह उनके परिवार समेत 11 लोगों की निर्मम हत्या से हैरान और बेहद दुखी हूं। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। जहां तक उनका जो दुर्घटना हुआ, उनको जो मारा है, ये एक पॉलिटिकल राइवल होगा और उन पॉलिटिकल राइवल को हमको इंक्वायरी करना पड़ेगा। और ये तिरप चंगलंग में आज इलेक्शन का बाद हमारा एमएलए को जो मर्डर हुआ है, इलेक्शन का पहले एक जिला को मर्डर हुआ है। और कभी भी ऐसे यहाँ जब तक मैं यहाँ का 1981 से स्टेट देहुड जब से ये हुआ है, तब से इलेक्शन इतना हुआ है, छोटा मोटा वायलेंस होता है, कभी ऐसे तो हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कालाधन कानून को बैकडेट से लागू करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आरोपी गौतम खैतान को भी नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को गौतम खैतान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। दरअसल केंद्र सरकार ने 2016 के कालाधन कानून को जुलाई 2015 से लागू करने की अधिसूचना जारी की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसमें बैकडेट से अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज करने और जांच करने का प्रावधान था। केंद्र ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर ऐतराज जताया था, जिसमें उसने आयकर विभाग को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के आरोपी गौतम खैतान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया था। मंगलवार को शेयर बाजारों में तेजी का दौर जारी रहा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क सेंसेक्स 200 अंकों की तेजी के साथ 39,565.82 अंक पर खुला। 30 शेयरों वाले सूचकांक 205.24 अंकों की बढ़त के साथ 39
1557.91 अंक पर कारोबार कर रहा था और ऐसा ही इजाफा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी देखने को मिला। ये 48.90 अंकों की बढ़त के साथ 11,877.15 अंक पर खुला। और बात वर्ल्ड कप की करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड एंड वेल्स में 30 मई से शुरू हो रहे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए विराट कोहली के कप्तानी में बुधवार को रवाना हो जाएगी। भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। कप्तान कोहली ने कहा कि ये विश्व कप उनके और टीम के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस साल विश्व कप में खेलने वाली सभी टीमें काफ़ी संतुलित हैं और ऐसे में भारत को जीत हासिल करने के लिए अपना 100% देना होगा। So we're not worried about anyone's headspace. Everyone was very confident. They were enjoying their cricket, and that's about the only thing you require from them. And playing their first World Cup, look, a team that does well in the World Cup is the one that can handle pressure well, as I said. And secondly, try and be as normal as possible. Looking at the magnitude of those games, the team that stays more focused and more balanced is the team that goes a long way in the tournament. So our focus will be that. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।